अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का जो वीकेंड है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा, कारआमद भी गुजरा होगा। आप लोगों ने अपने आप को भी टाइम दिया होगा, साथ ही साथ अपने चाहने वालों को भी टाइम दिया होगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम दिया होगा, उनके साथ भी कुछ वक्त ज़रूर गुजारा होगा और वो भी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव। तो जनाब नए हफ़्ते का आगाज़ हो चुका है और इसी उम्मीद के साथ कि जनाब ये हफ़्ता भी आप लोगों का पिछले हफ़्ते से मज़ीद बेहतर हो और हमारा भी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह जैसे ही नया दिन आता है ना तो अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक नई कह लें कि होप हमारे अंदर एक जन्म लेती है कि जनाब चलो कल का जहाँ का भी रहा, जिस तरह भी मामलात रहे, लेकिन जब नया सूरज तुलू हुआ है, नया दिन है जिसका आगाज़ हम कर रहे हैं, जिसमें हम पैर रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं, तो इसमें कुछ नई चीज़ें हमारे साथ होंगी। नई कह लें कि नई उम्मीदें, नए काम, नई बहुत सारे जो मामलात हैं ना वो हमारे साथ पेश आएंगे और जो बेहतरी की तरफ हमें लेकर जाएंगे। हमें यही होप भी रखनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के मुताल्लिक। और आज हमने बात करनी है उन ख़वातीन के हवाले से और जिनकी अभी मैं कहूँगी कि घर बच्चे की पैदाइश हुई है, डिलीवरी हुई है, या फिर ऐसी ख़वातीन जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं और कुछ ही दिनों में उनकी डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद बताया ये जाता है, रिसर्च भी है और वैसे भी जब ख़वातीन बात कर रही होती हैं तो बताया जाता है कि जब जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, वो तमाम तर ग़िज़ा जो माँ खा रही होती है वो ऑब्वियसली बच्चे को भी लग रही होती है। बच्चे की नशोनुमा के लिए माँ की हड्डियों में से खून और कैल्शियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बच्चा ले रहा होता है माँ के पेट में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बहुत सारी कमज़ोरियों का शिकार हो जाती है। तो ऐसी जिस्मानी कमज़ोरियों का हल क्या है, और वो भी हिकमत के अंदर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से आज हमने बात करनी है कि वो माएँ या वो ख़वातीन जो कि इस मरहले से गुज़र रही हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो है ना वो आज हमने जो है नुस्खा जात उनको प्रोवाइड करने हैं। तो जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या नुस्खा जात हैं या हिकमत में तरीका इलाज इसका क्या है, क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो होता है, एक चीज़ मैं बता दूं कि अक्सर ख़वातीन अपना वेट गेन कर जाती हैं। वो कहते हैं डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया, पहले तो मैं स्लिम स्मार्ट थी, जैसे बच्चे पैदा होते गए मेरा वेट बढ़ता चला गया। तो वो समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा खुराक खा रहे थे इस वजह से ऐसा हो रहा था, हालाँकि ये भी बिल्कुल मिथ होती है। दरअसल उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ख़ास पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं ख़वातीन में, जो कि प्रेगनेंसी के दिनों में होते हैं और बाद में उसको नॉर्मल नहीं किया जाता, तो उनके जिस्म के अंदर फैट्स और वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन दवा है और अक्सर ख़वातीन हमसे अक्सर पूछती हैं, डॉक्टर साहब हमारे वेट कम करें, हमारे वेट बहुत डिस्टर्ब हो गया, हमारी फिगर ख़राब होती जा रही है, हमारी वेट पहले कम थी अब ये हो गया। तो उसके लिए एक मामूल से नुस्खा आपको बताता हूँ, वो अगर ये ख़वातीन उस दौरान इस्तेमाल करती हैं डिलीवरी के बाद, तो उनका हार्मोन्स नॉर्मल पे आएंगे और उनका वेट जो प्लस हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि देसी जड़ी बूटियों से हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो सकता है, होता है और परमानेंटली होता है। उसके लिए आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स नहीं लेने पड़े, आपकी बॉडी खुद वो अपने हार्मोन्स बैलेंस कर लेती है। ओके, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है दालचीनी। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं इसमें कलवंजी। ओके। तीसरे नंबर पर हमारे पास है अजवाइन देसी। ओके। और चौथे नंबर हमारे पास है सौंफ। ये चार चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके मिक्स कर लें और चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम अगर ये ख़वातीन लेती हैं
تو 2-1 हफ्ते के अंदर उनकी बॉडी अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है और इवन कि उनका जो देख डिलीवरी के बाद उनका पेट लटक गया है और उनके जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इससे ये होता है कि उनके इलास्टिन फाइबर्स भी वो भी उनमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रिच कर जाती है, जो कि डिलीवरी से बच्चे की वजह से उनका पेट चूँकि एक दफ़ा बढ़ा था, वो मसल्स लूज़ हुए थे, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये दोबारा स्ट्रिच कर जाते हैं और उनका पेट बिल्कुल नहीं लटकता। ओके, ठीक है जी। ये तो बड़ा अच्छा नुस्खा है कि वो ख़वातीन जिनको अपने वज़न से मसला हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं, उनके लिए ये है कि वो इसका इस्तेमाल करें और उससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो भी ठीक हो जाएगा। अब ये ख़वातीन के लिए जिनको हड्डियों का दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के बाद कहते हैं जी हमारे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो चुका है, उनके लिए क्या रेमेडी है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं? अक्सर ख़वातीन आके यही शिकायत करती हैं जी हमें डिलीवरी के कोई इंजेक्शन भी लगा और इसके बाद जो है वो वीकनेस भी हो गई और उनका बैकबोन प्रॉब्लम नहीं जाता। वो पहले बच्चे की दफ़ा गैस हुआ, अब सेकंड डिलीवरी, अभी तक हमारा बैकबोन प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा, हमारा कमर का दर्द नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बड़ा सादा सा है। अगर वो ख़वातीन 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका कमर का दर्द चाहे वो इंजेक्शन लगने की वजह से हो या उनके मसल्स की वीकनेस की वजह से हो, चाहे उनके यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो, मस्कुलर स्पाज़म की किसी वजह से भी क्यों ना हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका फिर कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे पेन किलर जो वो स्टमक के अंदर और स्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो उसके लिए आपने ये करना है, आपके पास चीज़ है, काली मिर्च लेनी है आपने जी, ठीक है, एक हिस्सा ये लेना है। दूसरे नंबर पर असगंध नगौरी है, ये लेंगे। तीसरे नंबर पर सुंड है, जैसे मैंने ये बताया, और ये असगंध नगौरी ये था। और चौथे नंबर पर सरंजान शीरी है। ये जोड़ों में दर्द जब होता है ख़वातीन के, जैसे कमर के मोहरों में दर्द होना शुरू हो गया, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है ये। ये मस्कुलर स्पाज़म जो होता है, स्पाज़म से वो झुक नहीं सकते, स्टिफ हो जाती है उनकी कमर, और इसके लिए ये चारों चीज़ें बराबर वज़न में लेके ग्राइंड करें और चाय वाली आधी चम्मच सिर्फ सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर उनका पुराने से पुराना कमर दर्द है और जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शर्त ये है कि वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जैसे कि हम कहते हैं रेड मीट के इस्तेमाल करने की वजह से, या बैंगन है, करेले हैं, और ऐसी चीज़ों के ज़रिए सब कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। ठीक है, ऐसी चीज़ें बंद करें, इज्तनाब करें और ये चीज़ें खाएं तो आपका जो कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, विहाड़ी से उन्होंने कॉल किया, हुमा ने। अस्सलाम वालेकुम हुमा, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तो आप ये जो कुदरती नुस्खा है आप ये ज़रूर करिएगा, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए जिनको कमर का और जोड़ों का, हड्डियों का अक्सर ख़वातीन हमसे आके एक शिकायत करती हैं जी हमारे बच्चे की फीड पूरी नहीं होती, हमें वो बच्चे को हम जो दूध पिलाएं वो इतना बनता ही नहीं है कि बच्चा हमारा कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन। तो उसकी बुनियादी वजह ये मैं बता दूं कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है ख़वातीन के अंदर। सही है। हमारी ऐसी हर्ब्स हैं जैसे वो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स के लेवल को नॉर्मल करते हैं तो माँ के दूध वाफिर मिकदार में बनना शुरू हो जाए, इवन कि उसको समटाइम्स संभालना मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए सादा सा नुस्खा है, आपने उसमें लेना है ज़ीरा सफ़ेद, घर में मौजूद होता है, और दूसरे नंबर पर सौंफ। ठीक है, सिर्फ ये 2 चीज़ें लें और इन 2 चीज़ों को ग्राइंड करके बराबर वजन मिक्स कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा दूध के साथ ले लें। अब इनको एक चीज़ बड़ी एहतियात करनी, इनको ख़िज़ा भी अल्कलाइन लेनी पड़ेगी, इनको चटपटी ग़िज़ाएँ बंद करनी पड़ेंगी। इनके खाने के अंदर जैसे कस्टर्ड लेना होता है, उबले हुए चावल उस पर दूध वगैरह डाल के ले लें, दलिया वगैरह ले लें, गंदम का दूध में बना हुआ, जौ का दलिया बना हुआ ले लें, तो अपनी डाइट को अल्कलाइन में रखें और साथ ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो यकीन जाने कि उनकी फीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बच्चे की ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है और बच्चा भी सेहतमंद होगा। और ये जो दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है ग्राइंड करके, और ये कब खाने के बाद लेनी है? खाने के बाद पहले लेनी है? खाने के बाद आधी चम्मच दिन में 3 टाइम ले ले, पानी के साथ या दूध के साथ। पानी के साथ या दूध के साथ, वो आपकी मर्जी। दूसरा, नींद की कमी और ज़हनी कमजोरी के हवाले से आपने नुस्खा बताया। जी, उसमें बड़ा ही अच्छा नुस्खा है, चाहे वो घर का कोई, चाहे बच्चे हैं वो ज़हनी तौर पर चिड़चिड़े हो चुके हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं जिनको नींद नहीं आती, वो बात पे लड़ने को पड़ती हैं, उनको इवन कि उनके बच्चे हैं उनको याददाश्त में कमी आ रही है, मेंटल कंसंट्रेशन नहीं हो रही, तो ये एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है।
ओके। जब हमारा दिमाग जो है वो अच्छा हालत में होता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इस तरह जो चिड़चिड़ेपन से हम बच जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। उसमें लेने पंपकिन सीड, जिसे मगज कद्दू कहते हैं। ठीक है। पंपकिन हम इसका छिलका उतरा हुआ है, वैसे ग्रीन कलर में होता है पंपकिन सीड, लेकिन जब छिलका उतरता है तो इस कलर के आ जाते हैं। पंपकिन सीड या मगज कद्दू 50 ग्राम, खिशखाश 50 ग्राम, और तुख्मे काहू, ये ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे जौ होता है लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक अल्कलाइड रखा है जो सेडेटिव है लेकिन नशा नहीं देता, नींद ज़रूर लाता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ये भी 50 ग्राम लेना है। फिर बादाम के मगज़ लेने हैं, ये आपने 250 ग्राम लेने हैं, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम, ये 250 ग्राम, और साथ आपने कूज़ा मिश्री ये लेनी है। ये स्पेसिफिक चीनी टाइप होती है, और ये लेना है आपने। सारी चीज़ें अलग अलग ग्राइंड करके इसको छानने से मिक्स करें, छान लें और मिक्स कर लें, तो आपके पास एक अच्छा ब्रेन टॉनिक तैयार हो चुका है। अच्छा। बच्चों के लिए 1 चम्मच दूध में मिक्स करके दे दें, बड़े जो है वो 2 चम्मच दूध में मिक्स करके रात को सोते हुए ले लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से उनकी नींद भरपूर बेहतर हो जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है, बड़ी सेहतमंद किस्म नींद होती है, और जब उठते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं, और इन्हें दिमागी की खलल बिल्कुल भी नहीं होता, और नींद भी सही आती है। अच्छा, जैसे आपने कूज़ा मिश्री की बात की है, तो जैसे डायबिटीज लोग हैं, वो तो मीठा नहीं खाते, वो यूज ना करें। बाकी उसमें जो जितने मैंने बाकी चारों चीजें यूज करें, वो कूज़ा मिश्री यूज ना करें। और ख़वातीन में एक चीज़ बड़ी आम होती है, वो कहते हैं हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हम फीड करवाते हैं, हमारे बाल गिरते हैं। अक्सर ख़वातीन हमसे आके शिकायत करती हैं। तो उसके लिए ये नहीं होता कि फीड करवाने से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है। उसको अगर नॉर्मल कर लिया जाए तो उनके बाल गिरना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक सिंगल रेमेडी है, त्रिफला हम कहते हैं, हरड़ बेहेड़ा आंवला। अच्छा। हरड़ बेहेड़ा आंवला, ये 3 फल हैं। ये तीनों अलग अलग हैं या एक ही है? ये 3 फल हैं। अच्छा। इसे त्रिफला, 3 फल। ओके। हरड़ उसका छिलका, बेहेड़ा उसके छिलका, और आंवला उसके छिलका। वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ या वो मर्द जिनके बाल गिरते हों, सिर्फ ये पाउडर करके इस तरह मिक्स करके रख लें, और 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में डाल मिक्स करके रख लें। सुबह इसको पानी को निथार के पी लें। चंद दिन के इस्तेमाल से बाल गिरना 100% ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर आपके जो बाल गिर रहे हैं, ये उसके लिए आपका एक बेहतरीन नुस्खा है। ठीक है जी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए आज हमने कोशिश किया है कि ख़ासतौर पर उन ख़वातीन के बारे में बात की जाए जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाती है। उनके लिए क्या नुस्खा जात है, कुदरती नुस्खा जात है, वो आपके साथ हमने शेयर किया था। प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। इसके ऊपर बात की जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे होते हैं, लेकिन आज हमने ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से बात करनी है। मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाते भी हैं कि जनाब ये चीज़ें हमें दरपेश आ सकती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है कि जिसमें खाने का मसला भी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इवन दो के यंगस्टर्स, बहुत सारे बड़े जो है ना वो इसका शिकार होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं, मुख्तलिफ़ अलामात आ सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर भी, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर भी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि परेशान होते हैं, हल्की सी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, स्ट्रेस आया तो वो ना ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उन्हें होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऑन द अदर हैंड ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ये मैंने बड़े देखे हैं कि जो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। हल्की सी उन्हें स्ट्रेस आई है, डिप्रेशन आया है, ये एंजाइटी होना शुरू हुई है किसी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं स्ट्रेस के अंदर, और वेट गेन होता जाता है। साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार वो होना शुरू हो जाते हैं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है क्या, क्यों होता है ये हमें, और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर इमरान अहमद जमील हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये डिसऑर्डर किस तरह है और इससे किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। तो डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर द इनवाइट। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर इमरान, ये
ये ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? मतलब बाकी डिसऑर्डर्स तो हमें पता है, लेकिन ये ईटिंग डिसऑर्डर खाने का भी डिसऑर्डर होता है? एग्जैक्टली अच्छा, इसको मैं इसमें बताऊंगा कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने एक टेक्स्ट बुक निकाली जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके। इसके अंदर सारे मेंटल डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया, डिफ़ाइन किया गया है। तो ईटिंग डिसऑर्डर की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि हमारी आवाम को ज़्यादातर पता नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, उसमें मुख्तलिफ इक़साम है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर है जो कि बड़ा अहम है इस लिहाज से कि इसमें एक खौफ पैदा हो जाता है कि वज़न बढ़ रहा है। उस खौफ की वजह से जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो खाना छोड़ देते हैं। और वो इतना खाना छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनका वज़न बढ़ रहा है, तो खाना पीना छोड़ देते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पेशाब और दवाइयाँ या पखाना और दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, जिसे लैक्सेटिव कहते हैं या डाययूरेटिक कहते हैं, या फिर मुंह में उंगली डाल के उल्टी करना शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड। और ये काफ़ी अर्से तक पता नहीं चलता क्योंकि वज़न वो मेंटेन करना चाहते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ में परफेक्शनिज्म होती है कि जी हमने बिल्कुल परफेक्ट रहना है, बॉडी हमारी जो स्लिम जो इमेज है वो रहना चाहिए। फिर ये वेस्टर्न कल्चर से भी इमेज आया कि जी आपको हर वक्त जो है ना एक स्लिम दिखना चाहिए। तो इसका शिकार ज़्यादातर औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, 13 साल से 25 साल तक की जो है लड़कियाँ वो शामिल हैं। फिर ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये फिर मेंटली असरअंदाज होना शुरू होता है, नफ्सियात पे आना शुरू होता है। जब दिमाग पे असरअंदाज होता है तो इसमें फिर न्यूरोकेमिकल इफेक्ट होने शुरू होते हैं। फिर ये न्यूरोकेमिकल जो इफेक्ट होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डर वर्स होना शुरू होता है। और वर्स कंडीशन में क्या होता है कि फिर हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसमें जनाब आपका लिवर के इफेक्ट होना शुरू होता है, किडनी इफेक्ट होनी शुरू होती है। सीवियर केसेस के अंदर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इसमें शरह मौत सबसे ज़्यादा है इस मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि वो ख़वातीन या बच्चे मर सकती हैं हार्ट अटैक की वजह से। ओह माय गॉड। और ये एनोरेक्सिया में है। Exactly. ये उसकी कैटेगरी है डिसऑर्डर की, ईटिंग डिसऑर्डर की। तो इसमें इतनी वर्सन कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे या स्टडीज़ में हमें मिलते हैं ना कि जो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर उनका वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और फिर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं लोग? अच्छा, इसमें आती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और दूसरी आती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो एनोरेक्सिया नर्वोसा थोड़ी मिलती जुलती है, मगर इसमें क्या होता है कि एक तो वज़न बढ़ने का खौफ होता है, तो उसके साथ वो क्या कहते हैं, एक तो खाते ज़्यादा हैं, हाँ, और बाद में उल्टी कर देते हैं। तो वो बिंज ईटिंग करते हैं सबके सामने, और तन्हाई में जाके या तो उल्टी कर देते हैं या फिर लैक्सेटिव लेते हैं या डायरेटिव लेते हैं ताकि उनका वेट मेंटेन रहे। अच्छा, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन भी इसी तरह पैदा होती हैं जैसा एनोरेक्सिया नर्वोसा की है कि ज़्यादा बात है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लॉस होंगे, फिर बोन लॉस होगा, फिर इस तरह कैलोरी लॉस होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ट पे, लिवर पे चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये इफेक्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों में जाके होता है, मगर कई दफ़ा पता ही नहीं चलता क्योंकि एक बच्चा जो है वो जो बिल्कुल नॉर्मल दिखना चाहता है, वो पढ़ भी रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, स्कूल में ग्रेड भी अच्छे आ रहे हैं, मगर वो चाहता है कि अपने आप को मेनटेन करे, तो स्पोर्ट्स भी ज़्यादा खेलता है और फिर क्या करता है, खाता है और जाकर उल्टी कर देता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो तीसरा डिसऑर्डर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, उसमें ज़्यादातर जो शिकार हैं वो ज़्यादातर मर्द होते हैं, मेल हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, तो उसके डायग्नोसिस इतना होता है कि हफ्ते में एक दिन बहुत ज़्यादा खाना और कम वक्त में खाना, यानी वो ये समझ लें कि 3-4 बंदों का खाना एक वक्त में खा लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट बननी शुरू होती है। अच्छा, जो भी हम काम करते हैं और जिस तरह हमारे ब्रेन को परसीव करता है, हमें अच्छा लगता है तो हम वो बार बार करते हैं। वो हैबिट जब बनती है तो फिर दिमाग पर असर आता है, दिमाग पे न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये आप काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, डोपामाइन सर्ज आती है, और करते करते क्या होता है कि वो फिर डायबिटीज़, ओवरवेट, ओबेसिटी इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है कि ये इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि टारगेट कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें। और ये तो हमने देखा भी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं कि आपने हर चीज़ परफेक्ट दिखानी होती है और परफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ नूर अली साहब ने हमें कॉल की है सेंड से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। नूर अली साहब, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसका इलाज, इस बीमारी का इलाज ईटिंग डिसऑर्डर का, ये एक साइकेट्रिस्ट या माहिर नफ्सियात के पास जाकर करवाना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जा सकते हैं?
अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी बढ़ गई है. शुरू में तो अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का इलाज करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं जिसमें CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है. फिर साइकाइट्रिस्ट देखते हैं कि उनमें कोई एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं चल रहा, उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट करते हैं. अब इनके अंदर सेरोटोनिन जो न्यूरोकेमिकल है उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसके मुताबिक हम उसको मेडिकेशन देते हैं. अच्छा, दूसरे नंबर पर न्यूट्रिशनिस्ट का बड़ा रोल है कि वो उनको गाइड करते हैं हमें किस तरह की खुराक खानी है. अब अगर सीवियर कंडीशन हो गई है जिसके अंदर बोन लॉस भी होता जा रहा है, उसके अंदर लिवर भी इफेक्ट हो रहा है, किडनी भी इफेक्ट हो रही है, जो जिस्म एक ढांचा बन के रह गया है, उस कंडीशन में पेशेंट को हम एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और उसके फिर फीडिंग करते हैं. और उसके साथ साथ कई दफ़ा ये पेशेंट अमेरिका में महीनों तक एडमिट रहते हैं क्योंकि इनका इतना बोन लॉस हो चुका होता है कि वो उनके लिए जानलेवा साबित नहीं. तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे बच्चे या ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा स्वेरिटी की तरफ चले गए हों ईटिंग डिसऑर्डर में? मैंने यहाँ पे माइल्ड से मॉडरेट बच्चे देखे हैं, सवियर नहीं देखे, क्योंकि हमारे कल्चर में खाना पीना इतना कल्चर है कि वो ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे सब समझते हैं कि खाना पीना एक हमारे लिए. दूसरा घर का माहौल भी ऐसा होता है ना कि इंसिस्ट किया जाता है नहीं खाओगे तो ये चीज़ होगी, वरना खेलने दिया जाएगा या मोबाइल या गैजेट मिलेगा. तो यहाँ पर ऐसा जितना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मॉडरेट यहाँ पर आते हैं पेशेंट्स भी. तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर इससे ठीक हुआ जा सकता है या इसको ये कंट्रोलेबल है? ये कंट्रोलेबल है, इसे ट्रीटेबल है. और वो इस तरह के वालिदैन फोकस करें बच्चों के ऊपर. एक फैमिली जिस तरह बैठ के खाना खाती है उस तरह बच्चों को नोट करें कि हेल्थी ईटिंग की हैबिट्स डेवलप करें, एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करें और देखें कि बच्चे ज़्यादा जंक फूड ना खाएं. और ये जब आप देखते रहेंगे बच्चों का वेट भी देखते रहें, पढ़ाई भी देखते रहें, जब भी बच्चे की एजुकेशन मुतासर होगी, बच्चा पढ़ाई में नीचे जा रहा है तो फौरी तौर पर अलार्म हो जाए, कोई ना कोई चीज़ चल रही है कि वो बच्चा पढ़ाई में क्यों पीछे जा रहा है, उसे फोकस में मसले पेश आ रहे हैं, उसे क्या मसले पेश आ रहे हैं, नींद ठीक आ रही है, ज़्यादा सो तो नहीं रहा, आइसोलेट तो नहीं हो रहा. तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चा किस तरफ जा रहा है. अगर तो बच्चा खाने की टेबल खाना नहीं खा रहा, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, अपने कमरे में बंद होता जा रहा है और आप नोट करें उसका वेट भी कम होता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन है. नहीं तो अगर इस तरह वालिदैन को शक हो रहा है उनके बच्चों के ऊपर कि ये इस तरह का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ रहा है, तो फौरी तौर पर क्या वालिदैन को इनिशिएट करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये है कि फ़ौरी तौर पे एक साइकियाट्रिस्ट पास लेके जाएं, एक एवेल्यूशन पूरी करवाएं. नॉर्मली मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो पूरी एवेल्यूशन के पास टाइम इतना नहीं होता. साइकियाट्रिस्ट जो पूरी एवेल्यूशन करते हैं कोई आधा घंटा लगा के, तो उसमें वो सारी चीज़ें पूछते हैं बच्चे से. और बच्चा फिर जब फ्रैंकली उनको बताना शुरू करता है फिर वो बताते हैं कि जी वो डायरेटिक ले रहे हैं, लैक्सेटिव ले रहे हैं, वो उल्टी कर रहे हैं बाथरूम में जाके, वो खाना नहीं चाहते, खाने से डर लग रहा है उनको, खाने की स्मेल से डर लगना शुरू होता है उनको, और फिर वो इतना वेट लॉस होता है कि वो ढांचा बन के रह जाते हैं. तो ये चीज़ें जो है वो फिर जब तक एवेल्यूशन ना हो फिर पता नहीं चलता. सही है. और ये जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू जो बॉडी इमेज का हमारे दिमाग में एक ड्राफ्ट बनता जा रहा है कि जी परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है? डेफिनेटली ये एक वेस्टर्न कल्चर से हमें एक आया है कि स्लिम बॉडी को ज़्यादा औरतों की स्लिम बॉडी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. तो ये इतना सोशल मीडिया पे कॉमन हो चुका है. पहले तो ये सिर्फ एक्टिंग फील्ड में या मॉडलिंग फील्ड में था या फिर जो एयरलाइन इंडस्ट्री में था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये हम वेट लॉस करके ही बड़ा कुछ अचीव कर लेंगे. अब वो बॉडी इमेज का फिर ये भी होता है, बॉडी शेमिंग होती है, जिसका वेट गेन थोड़ा हुआ होता है लोग उसको उसका मजाक उड़ाते हैं. स्कूल में भी तो बच्चों को बुली किया जा रहा होता है ना. एग्जैक्टली. उस बुलिंग के नतीजे में क्या होता है, बच्चे जो है ना फिर वो छुप छुप के उल्टी करना शुरू करते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से क्या करना चाहिए वेट लॉस करने के लिए, कहते हैं जी ऐसे करना हो, वेट उल्टी कर लो, ज़्यादा से एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से लैक्सेटिव यूज़ करो. तो वो आहिस्ता 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 वो इस तरह की हैबिट्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं. इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कौन सी गैदरिंग में हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, कौन सी किस तरह की गैदरिंग का वो शिकार होते जा रहे हैं और उनकी मेंटालिटी या मेंटल हेल्थ उससे कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. इन चीज़ों का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए. तो हमारे साथ डॉक्टर इमरान अहमद जमील मौजूद थे, साइकियाट्रिस्ट हैं. ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से हमें बता रहे थे कि ये मसला है क्या, डिसऑर्डर है क्या, और ये ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि जिसको हम नफ्सियात पे अपनी जो है ना वो सवार कर लें. ये कंट्रोलेबल है, ये रिवर्सेबल भी है. इसको सिर्फ ये है कि आइडेंटिफाई आपने करना है, एड्रेस करना है अपने बच्चों के अंदर. देखें कि अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं. डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है आपने. ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सियासत में बहुत कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत एक बार फिर नया रुख इख्तियार कर रही है। हालिया दिनों में बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के पंजाब असम्बली में मौजूद अरकान को तमाम कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया गया और पार्टी के इस फैसले से ये ज़ाहिर होता है कि वो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम, अदालती फ़ैसलों और ख़ास तौर पर जो सियासी हालात हैं ना, उन पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। ताहम पीटीआई ने इन कमेटी से अलहदगी इख्तियार करके एक गैर मामूली पैगाम दिया है कि वो मौजूदा निज़ाम को मौसर या काबिल कबूल नहीं समझते हैं। तो अब मज़ीद इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पीटीआई के इस अमल से पार्टी को फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, क्या होगा आगे आने वाली सियासत में या आगे आने वाले दिनों में। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नईम मसूद साहब हैं। उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। वालेकुम। नईम साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो पीटीआई ने एक सियासत में उनकी नया रुख इख्तियार किया है, उनकी ट्रेन ने एक पटरी से उतर के बल्कि अपनी पटरी से उतरना चाह रही है इस्तीफों की शक्ल में, क्या कहेंगे? इससे फ़ायदा होने वाला है पीटीआई को या नुकसान होगा? आपने सुबह सुबह इस्तेलाह इस्तेमाल की पटरी पे। गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो फिर गाड़ी का पटरी पे आज खुद चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुमकिन ही नहीं होता। सो पटरी तो आप बदलें तब अगर उसका पैसेंजर्स को फायदा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने फरमाया कि एक नया रुख है, एक गैर मामूली मामला है, उन्होंने पार्लिमानी पार्टियों से पीटीआई मुस्तफ़ी हो गई है, इसका मुझे कौम को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। कौम को पार्लिमानी जो प्लेटफॉर्म है उस पर दो लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक वो जिसे आप हुकूमत कहते हैं, एक वो जिसे अपोजिशन कहते हैं। जिस मुल्क की अपोजिशन कमज़ोर हो, ये समझ लीजिए कि उसका सिस्टम पार्लिमानी नहीं है या वहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अब मुझे इसमें जहाँ तक जो मैं समझाऊँ या जो मैं देख रहा हूँ, पीडीएम की हुकूमत से पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, फिर पीडीएम फेज़ के बाद एक ओरिजिनल सो कॉल्ड ओरिजिनल फेज़ आई, तो आप देखें कि पीटीआई पूरे का पूरा रिलाय करती है केपीके के वज़ीर आला निकले, केपीके के सियासतदान निकले, वो कारकुनान निकले, वो लाहौर में भी यलगार करें या चलें अपना एहतजाज फरमाएं या वो इस्लामाबाद भी जाएं। भाई जो लाहौर वाले हैं पीटीआई वाले, लाहौर में एक बहुत बड़ी पार्टी है पीटीआई, उनका क्लेम है, बल्कि हम भी मानते हैं कि एक बड़ी पार्टी है। उसकी कारकुनियत जो सरे बाजार अपना इजहार रखती है वो कहाँ है? अच्छा, आपको माजी में परवेज खटक पसंद नहीं आए, पार्टी ही ने अपना वजीर आला बदल दिया, फिर महमूद खान को बदल दिया, अब आप देखें गंडापुर साहब को बदल दिया, नहीं पसंद आए हैं तो उनको भी बदल दिया। मुझे तो अब वज़राए आला जो है ना केपीके के, और जो केपीके की पार्टी है जो इस तरह रहा तो मुस्तकबिल में तितर बितर होती नजर आ रही है। मुझे तो मुनीबा उन पे तरस आ रहा है कि वही वो एक सूबाई मामला है, सूबाई चैप्टर है, वो पूरे पाकिस्तान का बोझ कैसे उठाए। माना कि मजबूर हैं क्योंकि इमरान खान पसे दीवारें गंदा है, वही फैसले करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो रूह फूंकना होता है लीडर का, जो बंद रास्तों से, बंद गली से रास्ता निकालना होता है, वो पीटीआई के बस का रोग नहीं। आपको लग रहा है कि ये जो फैसले हैं पीटीआई के, ये उनको मजीद बंद गली में धकेल रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। पहले मैं एक अर्ज कर दूं, पिछली दफा मैं आप ही के प्रोग्राम में आया तो आपके एक नौजवान जो पार्लियामेंट करते हैं, पंजाब असम्बली करते हैं, सॉरी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कैसे मुतहरक है अपोजिशन, पीटीआई कैसी है? उन्होंने कहा जी राना आफ्ताब खान वगैरह के ना होने से और मलक अहमद बच्चर जो थे मियाँ वाली से, उनके जो 9 मई के शिकंजे में आ जाने के बाद अंदर नाबालिग लोग रह गए। मुझे बड़े दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है, नाबालिग भी ऐसे कि वो अभी नए नए है ना, न्यू कमर्स कह सकते हैं, न्यू कमर्स के भी कोई चले वो मोशन मूव ना कर सके, कोई इमोशन तो मूव कर सकते हैं। फिर उनका जो एक पार्लियामेंट में किरदार होता है वो किरदार ही नहीं। आप देखें सीजन पॉलिटिशियन
मलक अहमद खान बैठे हुए हैं बतौर स्पीकर, अच्छा वो भी मजा लेते हैं जब ये बोलते नहीं है ना जी, पार्लियामेंटेरियन जो या मेंबराने सूबाई असम्बलियाँ PTI के, तो उनका कोई बंदा अच्छी तकरीर करता है जिसकी तालीम और तरबियत ठीक भी ना हो, तो वो कहते हैं लाएं इस जैसी तकरीर करके दिखाएं, वगरना आपको पता है मुनीबा अच्छी अपोजिशन हो, वजीर के बाद वजीर की जो तकरीर होती है या जो हुकूमती तकरीर होती है उसके बाद ऑपोजिशन में लेने के देने पड़ जाते हैं, लोग तैयारी करके आते हैं, लेकिन हमारी ऑपोजिशन बैठी नहीं होती है वहाँ पे, हमारा ये पूरी नहीं होती, 30 से 40 लोग जो है ना वहाँ पे बैठे होते हैं, ऑपोजिशन होगी तो ऑपोजिशन करेगी ना। देखिए मैंने पिछली दफा एक छोटा सा रेफरेंस दिया था, आज भी फिर तज़किरा करता हूँ आपके प्रोग्राम में, जब ऑपोजिशन आपकी कश्मीर की असेंबली में नहीं रही थी तो आम आदमी उठ खड़ा हुआ। चले हमारे साथ ना लाइव मौजूद है हमजा खुर्शीद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात करते हैं कि ये सारे मामले के ऊपर। तो मैं बात कर रहा जी जी मुझे पता चल गया था, इसलिए हमने कहा कि उनको भी साथ ही ले लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या मामला जो है ना वो अब सामने आएंगे। हमजा की तरफ चलते हैं। हमजा बताइए क्या सूरत हाल आपको लगती है ये सारे मामले में, PTI अब कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़े होने को सोच रही है और बाकी सूरत हाल भी हमारे सामने है, तो क्या लगता है आपको PTI कहाँ पर खड़ी हुई है? देखिए मुनीबा, अगर मैं नईम साहब की बात को लेकर चलूं तो PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारने में। अगर हम बात करें जो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े किए तो उसमें देखें कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े के बाद कोई फ़ायदा तो होना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा था कि जब उनके पास कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप थी, आप सरकारी ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो कमेटियों में बुला सकते हैं, आप जो सरकार है उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप जो आइनी जो मुसवदा कानून पेश होते हैं उनमें अपनी तरामीम पेश कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो शुरू में 13 कमेटियां जो है उनकी चेयरमैनशिप थी, उसके बाद इनके 4 चेयरमैन जो है वो नाअहल हुए, फिर मलिक अहमद खान बच्चर जो है वो जब नाअहल हुए तो अभी जो रिसेंट इन्होंने इस्तीफे दिए तब इनके पास 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप्स मौजूद थी। उन चेयरमैनशिप्स को अगर आप लेकर चलें तो उसका मकसद ये है कि जो भी मुसवदा कानून हुकूमत की जानिब से भी पेश किया जाएगा वो पहले 2 माह के लिए उसी कमेटी में आना है। अब उस कमेटी में जो है उस मुसवदा कानून की बाकायदा गेम चेंज की जा सकती है, उसको जो है वो तजावीज़ के बाद तब्दील करवाया जा सकता है। अब उससे अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया है तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? ये पंजाब असम्बली का ऐवान है, यहाँ पर आप सिर्फ तहरीक अल्तवाकार पेश कर सकेंगे या फिर आप जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर सकेंगे और आप यही बावाज़ बुलंद कह सकेंगे कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर मैं नईम साहब की बात को लेकर चलूँ तो उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ा मारा है और बाकायदा मज़ीद जो है वो कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है उनमें चंद लोगों को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो फ्रेशर्स हैं, जिनको हम कहते हैं जो आज से पहले कभी MPs भी नहीं बने, और उनकी तादाद जो है वैसे भी पहले भी जो है वो 100 में से 30 या 35 आते थे, और अब अगर मलिक अहमद खान बच्चर को निकाल लें, राना आफ्ताब, एजाज शफी जो सीनियर क़यादत है जो कि कुल जो है वो 15 हैं, उनको अगर आप निकाल लें तो फिर उसके बाद इस ऐवान में कोई अच्छी तकरीर करने वाला जो है वो नहीं है, कोई अच्छे सवाल पूछने वाला जो है वो नहीं है, या फिर अगर आपके अच्छी बहस करने वाला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है। जब तक आप कायमा कमेटियों में मौजूद थे आपको ये फ़ायदा था कि आप तजवीज़ ले सकते थे, तजवीज़ दे सकते थे, बहस कर सकते थे, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको बुला सकते थे, ब्यूरोक्रेट से बुलाकर जो है वो सवाल पूछे जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सूबाई असम्बली में इस चीज़ का हक जो है वो खो चुकी है, और इसका बज़ाहिर जो है वो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन अब जब हुकूमती मुसवदा कानून पेश होंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिवाय एहतजाज और बहस के जब कुछ नहीं कर पाएगी तब उनको मालूम होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती जो है वो की है। लेकिन इस वक्त अगर मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करूं तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका यही कहना है कि क्योंकि ये पानी PTI का हुक्म है तो वो हुक्म जो है वो सर आंखों पर है और जो भी नुकसान होता है उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन जो हुक्म आएगा वो जो है वो देखा जाएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐवान में सिवाय एहतजाज के मज़ीद क्या कर सकती है। नईम साहब सीनियर है, वो ज़्यादा बता सकेंगे, लेकिन मेरे मुताबिक सिर्फ तहरीक अल्तवाकार, तवज्जो दिलाओ नोटिस या फिर प्राइवेट मेंबर डे पर जो है वो कोई अपना
مسودہ پیش کر سکیں گے. لیکن جو پرائیویٹ ممبر ڈے پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر بل بھی پیش کرتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ اس کی پیروی جو ہے وہ کمیٹیوں میں نہیں کر سکے گا, کیونکہ ان کمیٹیوں کی رکنیت اور سربراہی سے وہ پہلے ہی استعفیٰ جو ہے وہ دے چکی ہیں. جبکہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تمام تر جتنی کمیٹیوں میں جو رکنیت موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اس سے بھی وہ مستعفی ہو چکی ہیں. جو سرکاری گاڑیاں ملی تھی وہ بھی واپس ہونا شروع ہو چکی ہیں, جبکہ جو چیئرمین شپس تھی جو بقایا 8 تھی ان سے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف مستعفی ہو چکی ہے. تو اب اگر بات کی جائے اپوزیشن کی اس صوبائی اسمبلی میں, تو اس وقت جو ہے وہ صرف بظاہر بات کرنے, بحث کرنے یا پھر کوئی مدعا اٹھانے تک کی ان کی حیثیت ہے. اگر آپ کریں کہ وہ پیروی کریں گے یا اس ایوان کی کارروائی کو روک سکیں گے تو وہ جبراً ہو سکے گا, لفظی معاملوں میں نہیں ہو سکے گا. جی صحیح ہے کہ یہ فیصلے سے ان کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ تو نہیں ہو رہا. مطلب اتنے نیگیٹو پوائنٹس جو ہے نا حمزہ نے بھی ہمیں گنوا دیے ہیں کہ ان کی کورٹ میں نیگیٹو زیادہ ہی جائیں گے, اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, لائیو تھے پنجاب اسمبلی سے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. حمزہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. تو کیا نعیم صاحب ان کو کیا لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی اس میں کیا لگتی ہے؟ ہمیں تو صرف نیگیٹیو ہی چیزیں لگ رہی ہیں. پہلے بھی جب مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا, استعفے دیے تو حکومت گر گئی. اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بظاہر جو نظر آتا ہے ایشو بن گیا نا, ایشو آف دا ڈے بن گیا یا ایشو آف دا ویک بن گیا, ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ انف, اٹس ناٹ گڈ فار دا نیشن, اٹس ناٹ فار دا پارلیمنٹری سسٹم. آپ پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ پرفارم کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں سسٹم کو, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بظاہر کرنا چاہتے ہیں, بظاہر کرنا چاہتے ہیں میڈیا پہ, ایسے سوشل میڈیا پہ. مجھے ایک بات بتائیے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بندہ ہے, ایک سائل ہے, اچھا وہ بیوروکریٹ ہے یا وہ عام آدمی ہے, آپ اس کو پارلیمانی کمیٹی میں بلاتے ہیں. اب صرف وہاں حکومت بیٹھی ہے تو حکومت تو اپنی مرضی کرے گی نا. میں منیبہ جو سمجھا ہوں آج تک ایز اے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ, اس حیثیت سے کہ حکومت کی کسٹوڈین جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے, اس کے وزراء ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, لیکن جو اچھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اسمبلی کی کسٹوڈین ہوتی ہے. وہ سوال اٹھاتی ہے, وہ موشن لاتی ہے, وہ تحریک التوا لاتی ہے. وہ جو جن پارلیمانی کمیٹیوں سے یہ مستعفی ہو گئے وہاں بیٹھ کے عوام کی بات, بیوروکریٹ کی بات سنتی ہے. اب 2-4 بیوروکریٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کا بی بی کو پتہ نہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ اندر سے انہیں دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں, وہ تو ممکن ہے سن لیں ان کے ایم پی ایز کی, باقی تو کوئی نہیں سنے گا. اگر باقی کوئی نہیں سنے گا, یہ اپنے حلقے کی خدمت نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ میں یہ پکنک منانے تو نہیں آئیں گے. ہاں یہ اگر دھوم مچانا چاہتے ہیں, یہ اگر چھا جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد سے مستعفی ہو جائیں, قومی اسمبلی چھوڑ دیں. نہیں تو اب دیکھیں جیسے بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی تمام تر قائمہ کمیٹیوں سے آپ مستعفی ہو جائیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ وہ تو چلیں جیل کے اندر ہیں, ان کو وہ ساری چیزیں نہیں صحیح طرح جاتی ہیں نا, انفارمیشن نہیں جاتی ہے, جو باہر سے جو ان سے ملنے جاتے ہیں وہی انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور بہت سلیکٹیو لوگ اندر جاتے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی اندر چلا جائے اور وہ بتائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جو سلیکٹیو لوگ اندر جاتے ہیں وہی ایک امپیکٹ رکھتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں وہ اسپیشل کورٹس پہ ہیں, جو نواز شریف نے بھی کیا, جو بھٹو نے بھی کیا, جو زرداری اور دیگر لوگوں نے بھی کیا, ایون آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے بھی کیا, پوسٹ ڈاک کرنے گئے ہیں. اندر یہ زیادہ کام کرتا ہے, اندر آپ کے سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں وہ سمن بکمن امجن والی بات نہیں, اندر ان کا اندر اور میرا اندر کوئی اور بات ہے. تو اس لیے ان کا اندر ہونا, ان کی پارٹی پہ کمانڈ ہے. جب باہر تھے تو اس وقت کون سے اچھے فیصلے ہوئے تھے, یا میں یہ کہوں کہ کیا بھٹو سے بڑے بڑی غلطیاں نہیں ہوئی تھی بھائی. ہم بھٹو کو بڑا لیڈر مانتے ہیں, قومی لیڈر مانتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں مانتے کہ وہ سیاست کے ولی اللہ ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے. کیا نواز شریف سے بڑے بڑے بلنڈر نہیں ہوئے؟ آج بھی نواز شریف باہر دوڑ جائیں گے, ان کی حکومت نہیں رہے گی. عمران خان کو یہ کریڈٹ تو دیں, وہ باہر نہیں دوڑا, اندر کی طرف دوڑا ہے, اور اس نے اندر سے باہر نہیں جانا. اس کو آفر دیں یا نہ دیں, بحث یہ نہیں ہے اس کو آفر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اس نے اندر ہی رہنا ہے, بحث یہ ہے کہ باہر نہیں جانا. لیکن وہ جو میدان اندر لگا رہے ہیں نا, وہ میدان صوبائی اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں لگانا ضروری ہے. تو غلطیاں تو نواز شریف سے بے نظیر تک ہوئی ہیں, زرداری صاحب سے ہوئی ہیں. زرداری صاحب کو پنجاب آج تک واپس نہیں مل رہا. تو دیکھیں پنجاب, میں نے ایک جملہ بولا کہ زرداری صاحب کو پنجاب پورے پاپڑ بیلنے کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ سے
जफ्फी डालने के बावजूद पंजाब मिलने का 1% भी चांस नहीं है, नॉट अ सिंगल डिजिट ऐसी परसेंटेज शो कर रहा है कि पीपल्स पार्टी आए। अगर ये गलतियां करेंगे, ये हाथ में आई छोड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो अब मैं सबसे बड़ा नुकसान आपने वो उसका इशारा भी दिया, वो ये है कि उनके ये यंग लोग जो पंजाब असम्बली में आए हैं या किसी भी असम्बली, वो डिसहार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं उनकी खुची नहीं उठेगी। अच्छा, वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे? तो जब लीडर बैठता है अंदर, देखिए इमरान खान पर इस कौम ने जितना बड़ा एहसान किया, मैं नहीं समझता नवाज शरीफ और भुट्टो पे या बेनजीर पे इस कौम ने इतना बड़ा एहसान किया हो। मैं कई दफा आपके सामने तज़किरा कर चुका कि मक्खन में बाल की तरह लाहौर निकाल लिया इमरान खान ने, और पूरी उम्र लगा दी भुट्टो ने, और पूरी मेहनत कर दी नवाज शरीफ ने, फिर उन्हें लाहौर मिला था। और आज इमरान खान का बिन किए लाहौर में बोलबाला है। अगर इमरान खान को बिन किए इतना कुछ कौम ने दिया, तो ये भी तो कौम के लिए कुछ करे ना। ये कौम के एहसानमंद हैं, न्याजमंद हैं। अगर इमरान खान ये एहसान कौम का नहीं उतारते तो तारीख इन्हें किसी सुनहरी हरूफ में नहीं याद करेगी। इन्हें एक फेल हुकूमत आई तो कर ना सके, अपोजिशन बने तो निभा ना सके, तो ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स एंड दिस इज नॉट लीडरशिप। मतलब आगे आने वाले दिनों में इनको मुश्किलात का सामना, और जैसे आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट इनको अगर बुलाए तो इनको वापस आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत जल्द आ जाना चाहिए, वगरना फर्ज करते हैं हम जिसका मुझे वो दूर दूर तक भी निशान नजर नहीं आ रहा। इन्हें हुकूमत ना मिली तो चलवाएंगे फिर एस्टेब्लिशमेंट से, यही तो मसला है ना। अपने लीडर को तैयार करते हैं, कोई अपना नायब कप्तान बनाने के लिए तैयार नहीं है। बेटे को बनाने के लिए तो तैयार हैं, पार्टी को किंग पार्टी बनाने के लिए तो तैयार है, बेटे को नवाजने के लिए तैयार है। कोई नायब कप्तान तो पीटीआई के पास तो नायब कप्तान नहीं है। फर्ज कीजिए ये लोग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये गलत नारे लगाते हैं। ये हैं सब एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, ये उसके हाथ मजबूत करते हैं। चलें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एक नया कह लें कि बोचाल आने वाला है, जिसको हमने डिस्कस किया है कि तमाम तर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का उन्हें हुक्म मिला है की तरफ से, और आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर ये फैसला इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पुलिस मुकाबलों के हवाले से। पंजाब में आए रोज़ होने वाले पुलिस मुकाबलों का शोर बढ़ने लगा है। ख़ास तौर पर 2 रोज़ पहले रहीम यार ख़ान में होने वाले पुलिस मुकाबले पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हो रही है, जिसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर बालाज केस में नामजद टीफ़ी बट को मार दिया गया। टीफ़ी बट को जिस अंदाज से दुबई से लाया गया पाकिस्तान, और फिर जिस तरह बराह रास्त लाहौर की बजाय कराची और फिर रहीम यार ख़ान से लाया जा रहा था, इससे सीसीडी के एक्शन पर बहुत से सवाल उठ गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया? क्या लाहौर और पंजाब के अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है? क्या जराइम पेशा अनासर अब जराइम करने से घबराते हैं? मैं जब ये बात कर रही हूँ ना, तो मेरे जहन में चंद रोज़ पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी में कत्ल होने वाले इकलौते बेटे की मौत के मनाजर घूम गए, जिसमें मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। फिर इसी तरह चूड़ियाँ और जो डाके हैं वो भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो क्या वज़ीर आला पंजाब का ये कहना कि पंजाब में अमन व अमान बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया, ये काफ़ी है क्या हमारे लिए? और उनके इस दावे की जो सदाकत है वो कितनी है कि वाकई अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक खौफ की अलामत बनती जा रही है सीसीडी? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि तमाम तर सूरत हाल चल क्या रही है, पुलिस मुकाबले इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका। मुजाहिद साहब, पंजाब में सीसीडी की तारीफ़ें की जा रही हैं,
کہیں پر تعریفیں ہو رہی ہیں, کہیں پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایک الگ سے بحث چھڑ گئی ہوئی ہے. یہ 2 روز پہلے جو تیفی بٹ کا پولیس مقابلے میں جو ہلاک ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ پولیس مقابلے ہوتے جا رہے ہیں؟ قانون اور جو ہمارا آئین ہے وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں جی, کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت میں جو مبینہ پولیس مقابلہ ہے اس کو قانونی اور آئینی قرار نہیں دیا جاتا رہا. اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, اور بھی کوئی ایسا ذرائع جس پہ آزادی رائے کا آپ کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ اس میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا جب قیام لایا گیا عمل میں, تو اس وقت بہت سارے سینئر اور بہت سارے پولیس افسران جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کم از کم یہ ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بننے سے یہ ہوگا کہ ڈیتھ سیل جو ہے ایک طرح کا یہ بن جائے گا, کیونکہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, جو بتایا گیا تھا, میں بنایا گیا شاید اضافی لفظ بول گیا, جو جس مقصد کے لیے بتایا گیا تھا کہ یہ جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے. جائے صاحب, بازگشت تو ہے لیکن پھر بھی یہ معاملات, کیا آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا پھر ایک خوف کی علامت بنتی جا رہی ہے سی سی ڈی یہاں پر؟ دیکھیں, جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر تو ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ برملا اپنی تقاریر میں اظہار کرتی ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, کرائم کنٹرول ہو گیا ہے, اور بہت سارے ایسے وہ بہتر کرائم کو کنٹرول کرنے کے اعلانات جو ہیں وہ کرتی ہیں. نہ صرف وہ پاکستان میں بلکہ بیرون ملک ان کے جو دورے ہوئے, میں ان کا ایک سوشل میڈیا پہ بیان بھی سن رہا تھا, جاپان میں بھی انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو ہے وہ خاص کر کرائم کا گراف جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا. اچھا, یہاں پہ ایک 2 لائنیں تعریفی بولنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انتھک محنت کر رہی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جو کام سی سی ڈی یا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے کروایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اپنے ان کو اس فیصلے پہ تھوڑی نظر ثانی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو تب ایک سی آئی اے ونگ جو تھا, انویسٹیگیشن پولیس کا ہی ایک پارٹ تھا, وہ بنا تھا. تو اس میں بھی ٹاپ 10 جو لوگ تھے, ٹاپ اشتہاری جو لوگ تھے, ان کو سی آئی اے کے ذریعے ہی مارا گیا, مبینہ پولیس مقابلوں میں وہ مارے گئے. اور اس کے بعد بہت سارے پھر کیسز جو تھے وہ مقدمات اور سلسلہ شروع ہوا, اور یہاں تک ہوا کہ لوگ جن کی دشمنیاں تھیں خاندانوں کی, وہ پولیس کے ذریعے اپنے مخالفین کو بھی اسی طرح پولیس مقابلوں میں مرواتے رہے. گو کہ اس وقت کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی قسم کا مالی بے ضابطگیوں کا, کرپشن کا یا کوئی اس طرح کا الزام ابھی نہیں آیا ہے, لیکن یہ وہی لوگ ہیں اس میں جو سربراہ کے علاوہ جو نیچے میکسیمم کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پرانے سی آئی اے میں ہی کام کرنے والے لوگ ہیں. اور اس میں 1-2 چیزیں بہتر بھی ہوئیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جب کسی کا پولیس مقابلہ کرتا ہے تو کسی انسپیکٹر کا, کسی ڈی ایس پی کا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کا نام نہیں دیا جاتا, صرف سی سی ڈی کا نام دیا جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو مقابلے ہیں, دیکھیں بہت ساری جدت اس نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے پیدا کی, جو انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی اس میں نظر آتی ہے, اور خاص کر قانون کی خلاف ورزی اور عدالتوں کا جو بالاتر ہو کے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں کس کے ساتھیوں نے کس کو چھڑانے آنا ہے اور کس کے ساتھیوں کی گولی سے کس نے مرنا ہے, اس کا فیصلہ فرد واحد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سی سی ڈی کی کر رہا ہے, سی سی ڈی کا کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ کر رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے, اس قابل نہیں ہے. دیکھیں عدالتوں میں جب اس طرح کے بڑے بڑے قتلوں کے, درینہ دشمنیوں کے, ڈکیتیوں کے معاملہ چلتے ہیں تو بہت سارے شواہد کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ضرور فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں, ذرا بہتر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف بھی مل جاتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے ان کو سزا ضرور ملتی ہے, جیسے کہ
زینب کیس جو ہوا قصور میں بڑا تیزی کے ساتھ فیصلہ ہوا. اس نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت تھی بجائے اس کے کہ ہم کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بے لگام کر دیں اور ان کو یہ اختیار دے دیں کہ کس کو پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارنا ہے یا کس طرح سے کس کے ساتھیوں نے آنا ہے. تو یہ کیا جاتا ہے. اب تیفی بٹ جو حال ہی میں جو ہلاک ہوئے ہیں, دیکھیں اس کے لیے بہت ساری خبریں تھیں کہ وہ وہاں سے گرفتار ہو گئے انٹرپول کے ذریعے, اور یہ قابل تعریف ہے انٹرپول کا عمل کہ بیرون ملک میں ایک بہت بڑا جو 37 سال بعد گرفتار ہوا, 37 سال اپنی تعریف خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ جو ہے وہ اپنی لائف میں دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں. حالانکہ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ پولیس کو مطلوب تھے یہ بہت سارے کیسز میں, نہیں وہ کیسز میں جب مطلوب ہوتے تھے تو پھر کلیئر ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد لیکن وہ بڑے کیس سینئرس کرائم کے 302 کے, تو یہ زندگی میں دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں 37 سال کے بعد. اور خالد وریا جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا انٹرپول کا, انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا, پھر ان کو پاکستان لایا گیا. کسی ڈپارٹمنٹ کسی سی سی ڈی کی جانب سے آفیشلی نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں سے لایا گیا, کیوں لایا گیا. یہ ہم نے میری طرح اور بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے ذرائع سے خبریں چلائیں لیکن وہ سچ بھی ثابت ہوئی. پھر ان کو رحیم یار خان سے جو ہے وہ لایا جا رہا تھا لاہور منتقل کیا, اور وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں, سی آئی اے میں بھی رہے اور پھر او سی یو میں بھی رہے. سید حسنین حیدر وہ ڈی ایس پی تھے کہ جی وہ لے کے, اور ان کی مدعیت میں ایف آئی آر بھی وہاں پہ درج ہوئی. پنجاب کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایف آئی آر ایک طرز کی ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہ ایف آئی آریں ہوں گی جن کا متن ایک ہی ہے, جس میں صرف پولیس اہلکاروں کے نام بدلے جاتے ہیں اور ملزم کا نام بدلا جاتا ہے. واقعہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ تیفی بٹ 70 سالہ ایک شخص, اس کو چھڑا کر لے گئے, اس کے ساتھی جو ہے نا وہ لے گئے تھے پولیس سے چھڑا, پھر اس کے بعد اس کا پیچھا کیا گیا, پھر انہوں نے فائرنگ کی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے انہوں نے ٹارگٹ ہی اپنے ساتھی کو کیا تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اب معاملہ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابھی آپ نے گوگی بٹ کے حوالے سے خبر بتائی کہ ان کے پوری ضمانت خارج کر دی, اب دو طرح کی رائے ہے. دیکھیں کیونکہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ میڈیا پر اگر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ غلط خبریں چلتی ہیں تو اس میں کسی حد تک قصور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی ہے. ان کا موقف ہی سامنے نہیں آ رہا. وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی وہ فورس بن گئی ہے کہ ہمیں تو ایکسیس ہی نہیں ہے, بتاتے ہی نہیں ہیں, پوچھ ہی نہیں سکتے آپ. کہ اب ایک الزام گھر والوں کی جانب سے لگ رہا تھا گوگی بٹ کے والے سے, کیونکہ امیر بلاج قتل کیس میں اب دوسرا مرکزی ملزم گوگی بٹ ہے. جو مارنے والا تھا وہ مظفر شاہ, تو وہ اس وقت ہی مر گیا تھا. دوسرا تیفی بٹ نامزد تھا, وہ بھی جو ہے مبینہ پولیس مقابلے مارا گیا. اب کہا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ اگلے آئندہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ گوگی بٹ کے لیے بھی بڑی مشکل خطرناک ہیں, لیکن وہ 24 گھنٹے گزرے. کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی کوئی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی بات ہو گئی ہے ان کے کوئی گھر کے خاندان کے لوگوں سے کہ آپ اس پہ کوئی کورٹ میں ریٹ نہ کریں, کوئی عدالت کی طرف نہ جائیں, تو ہم اس کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیں گے, یہ ان کے ساتھی نہیں آئیں گے. مطلب ان کے ساتھی نہیں آئیں گے. لیکن یہ خوف صرف ان لوگوں پہ نہیں ہونا چاہیے نا, جو سو کال ڈان بنے ہوئے ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے نا, یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ باقی جو جرائم ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں. دیکھیں جرائم تو ہو رہے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پولیس کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے, ایف آئی آر باقی پولیس بھی ہماری جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے, کروانی ہو, اسی طرح سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا. میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے ملتا ہوں, یہ میں کوئی جو ہے الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ حقیقت بات ہے. اب دیکھیں 1-5 کا ایک نظام جو ایسا بنا ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم کرائم کنٹرول کرنے کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم 1-5 کی کال سے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 1-5 پہ آپ جب کال کرتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ پولیس والا اٹھاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہم نے بتائیں جی کون سے تھانے میں کیا ہوا ہے. اب آپ کو وہاں پہ اتنی ساری انفارمیشن جو آٹو پہ لگی ہوئی ہے
وہ کرنی پڑ جاتی ہے کہ کسی کے موبائل میں شاید اتنا بیلنس بھی نہ ہو, موبائل اتنا لمبا کہ پہلے ایک بلائے اردو میں بات کرنے کے لیے یہ کریں, تو اس کی وجہ سے جو وہاں پہ نظام ہے جو 15 کی کال ہے اس میں بھی لوگ اب تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, لمبی کال ملتی ہے تو پھر وہ اس میں تو کرائم کنٹرول ہونا ہی ہے. تو جو سی سی ڈی کا جو نظام ہے اس میں تو آپ یہ یقین جانیں کہ خوف کی علامت, یہ جو تیفی بٹ والا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد تو زیادہ, اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ساتھی اس کے آ سکتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی معاملے میں ایسا کوئی نہ کوئی اس کا بھی پولیس مقابلہ ہو سکتا ہے, جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا معاملہ تھا جناب سی سی ڈی کے حوالے سے, خاص طور پر کہ اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, سی سی ڈی کیا کارکردگی دکھا رہا ہے اور باقی ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ مجاہد شیخ صاحب موجود ہیں. مجاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.